अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ फाइका मौज़म। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुतासिबाना फैसले के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज। कल जमाती कॉन्फ्रेंस के तहत इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अलादिता से। जी अलादिता। जी बिल्कुल, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुतासिबाना फैसले के खिलाफ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है कि 370A के खात्मे के बाद मकबूजा कश्मीर में जिस तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और जिस तरह आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक मुतासिबाना फैसला दिया है, उसके खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ हुर्रियत रहनुमा एडवोकेट परवेज़ भी मौजूद हैं। बताइएगा, जिस तरह आज फैसला दिया, कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं, इस फैसले को कैसे देखते हैं, मुतालबात आगे क्या हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने पहले कहा कि ये इंतहाई मुतासिबाना फ़ैसला है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब हिंदुस्तान ने इस कश्मीर की स्पेशल पोजीशन आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया था, तो हमने इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। आपने देखा कि 6 महीने तकरीबन कश्मीर बंद रहा, मीडिया की कोई आवाज़ बाहर नहीं आई और आज भी कश्मीरी मुकीद है। लेकिन हमने एक ऑप्शन एक्सरसाइज किया था, शायद इस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इसके खिलाफ कोई अच्छा और इंसाफ पे मबनी फ़ैसला होगा। लेकिन आज हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साबित किया है कि जिस तरह उनने अफजल गुरु को, एक बेगुनाह कश्मीरी रहनुमा को फांसी चढ़ाया और रीजनिंग ये दी कि हमने हिंदुस्तान की कॉन्शियंस को मुतमईन करना है, गो कि उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं थी। आज उनने फिर यही दोहराया कि उनको हिंदुस्तान की आवाम को मुतमईन करना है, बीजेपी को मुतमईन करना है और दुनिया को गुमराह करना है। इसलिए जो ये फ़ैसला है, इस फैसले की हम भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ है। जिनीवा कन्वेंशन कहता है कि आपने ऑक्यूपेशन जहाँ पे आपने किया है वहाँ पे आबादी का तनासब आप तब्दील नहीं कर सकते। आपने ये स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके पिछले 4 साल से 50 लाख से ज़्यादा लोगों को स्टेट सब्जेक्ट दिया, उनको आबाद वहाँ पे कर रहे हैं। और आज आपने पहले ऑक्यूपेशन किया, आपने 47 में, उन 5 जुलाई को आपने एनेक्सेशन किया और अब आप सेटलर्स कॉलोनी वहाँ पे बसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस फैसले की भरपूर मजम्मत करते हैं। हम ये जानते हैं कि इसके बड़े मनफी असरात पड़ेंगे तहरीक आज़ादी कश्मीर पर, क्योंकि हिंदुस्तान इसको बेचेगा इंटरनेशनल लेवल पर, कहेगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको जनाब एंडोर्स किया है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें मौजूद हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से क्या मुतालबात आज लेकर आए हैं? यही आर्गूमेंट्स हमारे वकला ने सुप्रीम कोर्ट में उठाए थे कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद है, आप इस आर्टिकल को एब्रिगेट नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको शटअप कॉल दे दी, हमारे वकला को प्रॉपरली ये मुकदमा लड़ने की इजाज़त नहीं दी। 16 दिन ये ट्रायल चलाया, 3 साल 4 साल इसको पेंडिंग रखा, जब तक हिंदुस्तान ने वहाँ पे अपने पंजे मजबूत नहीं किए, इसको उठाया, 16 दिन ट्रायल किया और उसके बाद जो ये फैसला दिया आज यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के खिलाफ, इंसानी हकूक़ की जो चार्टर है उसके खिलाफ, शिमला एग्रीमेंट के खिलाफ हम ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान मसला कश्मीर की फरीक है, उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके खिलाफ कम से कम इंटरनेशनल कोर्ट का अगर ज्यूरिडिक्शन नहीं तो एडवाइजरी ओपिनियन उनसे लेनी चाहिए। इस फैसले को दुनिया किस नज़र से देखती है? बिल्कुल, कश्मीरी इस फैसले को बिल्कुल मुस्तरद कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा कर रहे हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें मौजूद हैं उनके मुताबिक कश्मीर का मसला हल किया जाए। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, उसको बिल्कुल मुस्तरद करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस के सामने कश्मीरी एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और इस वक्त नारेबाजी भी की जा रही है। कश्मीरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, आज के फैसले को आप किस तरह देखते हैं? हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आज आया है, हम कश्मीरी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ऐसा ही करेंगे। जो आज हमारे लिए उनका फैसला कोई अचंभे की बात नहीं है। इस फैसले के असरात कल शाम से ही कश्मीर वादी के अंदर लोगों को महसूस हो रहे थे। कल शाम को ही पूरे वैली के अंदर पुलिस फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है और कश्मीरियों को एहसास हो चुका था कि कल सुबह क्या फैसला आने वाला है। हिंदुस्तान आज जो फैसला आया भारतीय सुप्रीम कोर्ट का, आप अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस के लिए क्या मेमोरेंडम लेकर आए हैं?
जी, आज जो उन्होंने फैसला दिया है, ये फैसला पहले से ही उम्मीद थी कि वो देंगे। जिस तरह उन्होंने अफजल गुरु शहीद को जो फांसी दी थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि इनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, मगर हम अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए उसको फांसी की सज़ा दे रहे हैं। तो इसी तरह जो हम अक़वाम मुत्तहिदा को याद दिलाना चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में जो आपने पहले जो वादा किया था हमसे कि आपको हम अपना हक देंगे, और भारत जो है उससे खुद जो वादा किया था हमसे 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, कि हम आपको अपना हक देंगे। और इसी तरह वो खुद भारत अक़वाम मुत्तहिदा में गया है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम में राजशुमारी कराई जाए। और मकबूजा कश्मीर के अवाम अपनी जदोजहद इसलिए जारी रखे हुए हैं क्योंकि उनको भारत ने भी हक दिया है कि अपनी आज़ादी के लिए, और जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हक दिया है कि, और इसी तरह हम जो है अक़वाम मुत्तहिदा 18 करारदादे हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से, हम अक़वाम मुत्तहिदा को ये भी बताना चाहते हैं मेमोरेंडम के ज़रिए कि आप वो अपना हक जो है, जो वादा जो है, वो अपना पूरा करें। 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय मज़ालिम बढ़ गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज मोदी सरकार के हक में फैसला दे रही है। कश्मीरी इसको किस तरह देखते हैं? जी, कश्मीरियों को पहले से ही उम्मीद यही थी कि सुप्रीम कोर्ट हमारे में हक में नहीं है। जिस तरह भारतीय मोदी हुकूमत जो हिंदुत्व पे चल रही है, इसी तरह जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला यही आना था, जिसके उसके फैसले पहले से मौजूद है, मैंने जिसका जिक्र भी किया। इसी तरह आप देखें उनके जो कोर्ट्स है वो यही फैसले देते हैं। मकबूजा कश्मीर का कोई भी जो अवाम हो तो उनके खिलाफ यही फैसले देते हैं। जो मकबूजा कश्मीर के आप देखें, हमारे जो जम्मू की आसपास 6 साल बच्ची थी जिसमें इंडिया आर्मी ने रेप करके कत्ल किया, और फिर उसको जो है उनको छोड़ दिया उनकी भारतीय कोर्ट ने। इसी तरह जो है जो पोशपोरा का वाक़ा है, आसफा और नीलाफुर का वाक़ा है, इसी तरह बेशुमार ऐसे वाक़े हैं जो मकबूजा कश्मीर में हुए हैं जिनको वहाँ की अदालतों ने उनको बरी किया है। तो मकबूजा कश्मीर का एक ही मुतालबा है कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर को हल किया जाए। जी बिल्कुल, कश्मीरियों का कहना है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की उन्हें पहले ही तवक्को थी कि इस तरह का फैसला आया, इसी वजह से आज एहतजाज भी किया जा रहा है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट फैसले को बिल्कुल मुस्तरद भी किया जा रहा है। और साथ कहा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदादें मौजूद हैं उसके मुताबिक कश्मीर का फैसला किया जाए। हम आज़ादी तक अपनी ये जदोजहद जारी रखेंगे और मकबूजा कश्मीर के जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, आलमी दुनिया को भी कहेंगे कि वो इंसानी हकूक़ के जो अलमबरदार हैं, इंसानी हकूक़ के जो दिन मनाए जाते हैं, तो मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय सरकार के जो मज़ालिम हैं उनको भी देखा जाए और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लदिता। भारत की आला अदालत ने अपने मैंडेट से इन्हराफ किया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हुकूमत के गैर कानूनी कब्जे पर ठप्पा लगा दिया है। साबिक सफ़ीर और पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शरी रहमान की बोलने से गुफ्तगू। जम्मू कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा के दस्तावेज़ में मकबूजा और मुतनाज़ा इलाका है। भारतीय फैसले से कश्मीर की हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। अदालत ने अपने खुद के मैंडेट से इन्हराफ किया है, क्योंकि और कोई तवक्को अब होनी भी नहीं चाहिए कि उन्होंने इस तरह मोदी रियासत के अपने हुकूमत के अपने रियासती मकासद जो कश्मीर के हवाले से खासे मज़मूम नज़र आ रहे हैं और उनकी इलीगल ऑक्यूपेशन पर उन्होंने एक ठप्पा सा लगा दिया है जो सिर्फ ये कहता है कि उनका कोई इसमें इंडिपेंडेंट रिव्यू नहीं था और उन्होंने अपना एक रियासती इस वक्त किरदार अदा किया जो कहीं दुनिया में सुप्रीम कोर्ट का, आला अदालतों का वक़ार नहीं बुलंद करती बल्कि कम करती। ये तो बात सही है कि ये तो इसकी कोई मुल्क से बाहर तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर यूएन के डॉकेट पे अक़वाम मुत्तहिदा में एक मकबूजा और डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इस वक्त। हमारे मैप्स भी यही कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस के भी, अक़वाम मुत्तहिदा के भी जो मैप्स हैं वो यही कहते हैं। तो अगर हिंदू राष्ट्र का ठप्पा लग गया है और इस वक्त मुझे अफसोस है कि वहाँ की आला अदालत ने, इतने बड़े इदारे ने ये किया, लेकिन इसका कश्मीर का स्टेटस तो चेंज नहीं होगा। इंटरनेशनल डिस्प्यूट है ये और रहेगा जब तक वहाँ लोगों के हक खुद इरादियत का फैसला नहीं होता है अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन के। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भारत से बाहर कोई कानूनी हैसियत नहीं। माहिर कानून
ماہر قانون احمد بلال صوفی کی بولنیوں سے گفتگو، کہا یک طرفہ فیصلے کے خلاف عالمی فورمز پر آواز اٹھانی چاہیے، اس کو سامنے رکھ کر حکومت کو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جامع پالیسی بنانا چاہیے۔ اس کا جو پریزیڈنشل آرڈر تھا وہ انڈیا کے آئین کے اپنے خلاف تھا، اور اس بارے میں سپریم کورٹ آف انڈیا کی اپنی ججمنٹس موجود تھیں، ان کے ہوتے ہوئے اور جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو ہوتے ہوئے اس نوعیت کا فیصلہ آنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت غلط ڈیولپمنٹ ہے، اور بین الاقوامی قانون کی بھی وائلیشن اس لیے ہے کیونکہ اس فیصلے کو انہوں نے بالکل ڈس ریگارڈ کیا ہے۔ اس فیصلے کے اندر یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کو، ان ساری ڈیولپمنٹس کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کی ہندوستان سے باہر کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کا کوئی امپیکٹ بین الاقوامی قانون کے کانٹیکسٹ میں نہیں کیا جا سکتا، بیکاز بین الاقوامی قانون کے نیچے اس کو آکیوپائڈ ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر کہا جاتا ہے، یعنی کہ اور اس پہ فورتھ جنیوا کنونشن بھی ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ ایک ان لافل آکیوپیشن ہے جس کے نیچے یہ لوگ رہ رہے ہیں، اور بین الاقوامی قانون ایسے لوگوں کو حق دیتا ہے کہ وہ رائٹ ان کے پاس ہے ٹو ریزسٹنس کا رائٹ ہے۔ سینئر قانون دان حافظ احسان احمد کی بول سے گفتگو، کہا بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنے آئین کے خلاف اور متعصبانہ ہے۔ انڈین سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے وہ ایک بہت بڑا جو کانسٹیٹیوشنل فراڈ مودی گورنمنٹ نے کیا تھا اس کی ایک انڈورسمنٹ ہے، اور جو انڈین سپریم کورٹ 1959 1964 2014 2018 کے اندر جن چیزوں کو کہتی رہی ہے کہ یہ آرٹیکل 370 جو ہے یہ ایک پرماننٹ نیچر ہے، اور اس کے اندر جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے بعد ایک کمٹمنٹ کی تھی انڈین کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے 1949 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر 17 اکتوبر 1949 اور پھر 26 جنوری 1950 کی، پھر جو 1952 کا دہلی ایگریمنٹ ہوا، پھر 1954 کے اندر جو پریزیڈنشل آرڈر آیا کہ جس کے اندر آرٹیکل 35A کر کے ایک اسپیشل ریزیڈنٹ سٹیٹس کا، پراپرٹیز کا اور ڈیموگرافک چینج نہ ہونے کا کیا، اور پھر اس کے بعد جو شیخ عبداللہ نے 1975 کے ساتھ اندرا گاندھی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، ساری چیزوں کے اندر آج تک اسپیشل سٹیٹس جو تھا وہ انڈین سپریم کورٹ، انڈین ہائی کورٹس، دہلی ہائی کورٹس یہ کہتی رہی ہیں، اور جتنی بھی اپوزیشنز کی پارٹی تھیں یہ کہتی رہی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ 2009 اور 14 کے جب الیکشن ہونے لگے تو مودی گورنمنٹ نے اس کو اپنے مینیفیسٹو کے اندر شامل کیا، اور جب اس نے مینیفیسٹو کے اندر شامل کیا تو اس نے ایک انلیگل ایکسرسائز کی۔ پہلے اس نے جو کشمیر کی گورنمنٹ تھی اس کو ڈیزالو کیا، وہاں پہ گورنر راج لگایا، اور اس کے بعد 2018 کے بعد جب انہوں نے گورنر راج لگایا، اور پھر اس کے بعد جو اس نے پروسیس کیا آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے کا، ٹوٹلی انلیگل، انکانسٹیٹیوشنل اور اگینسٹ دی انٹرنیشنل کمٹمنٹس تھا، اور یہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئی ہیں یہ ان کے بھی خلاف تھا۔ آج کی جو ججمنٹ آئی ہے یہ بنیادی طور پہ انڈین آرٹیکل 370 کے بھی خلاف ہے، آرٹیکل 3 جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے اس کا بھی خلاف ہے، آرٹیکل 367 ہے اس کے بھی خلاف ہے، اور یہ ایک بہت بڑا باعث فیصلہ جو ہے وہ آج انڈین سپریم کورٹ نے کیا ہے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ گیس کی قیمت میں 1037.62% اضافے کی درخواست، سماعت 5 اسٹار ہوٹل میں رکھنے سے صارفین کی رسائی مشکل، اوگرا سوئی نودن کی درخواست پر 5 اسٹار ہوٹل میں سماعت کر رہا ہے، اوگرا صوبائی دارالحکومتوں میں سماعتوں کا انعقاد کر رہا ہے۔ دیگر تمام شہروں کے صارفین کو سماعت کے لیے آن لائن رسائی نہیں دی، گھریلو صارفین کی اکثریت سماعت میں شریک نہیں ہو سکے گی۔ بجلی قیمتوں کے معاملے پر نیپرا تمام سماعتیں ہیڈ کوارٹر میں کرتی ہے۔ سی ٹی ڈی کے پنجاب کے مختلف شہروں میں آپریشن، انٹیلیجنس ہیڈ آپریشن کے دوران 9 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے، بارودی مواد، 2 ہینڈ گرینیڈ، ای ڈی بم، موبائل فون، نقدی برآمد کر لی گئی۔ کارروائیاں لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور دیگر میں کی گئی ہیں۔ دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ سی ٹی ڈی کے پنجاب کے مختلف شہروں میں آپریشن، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 9 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے خرم ملک سے۔ جی خرم، خدشات کے پیش نظر سی ٹی ڈی پنجاب کی مختلف شہروں میں 70 آئی بی اوز آپریشن جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 9 دہشت گرد جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ کارروائی لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ،
भावलपुर, भावल नगर, सियालकोट और हैदराबाद में जो है वो की गई है। तर्जमान सीटीटी पंजाब के मुताबिक टीटीपी को माली मामलत करने वाले 2 अहम कारकुन हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जबकि दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, 2 हैंड ग्रेनेड, 1 एडीएम, मोबाइल फोन और नकदी जो है वो भी बरामद कर ली गई है। जबकि दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल रहमान, अब्दुल वहीद, अजीम, जमान, सफियान, सदीक, सजाद जट और इमरान अली उमर फरूक के नाम से हुई है। इसी तरह दहशतगर्दी के मुख्तलिफ शहरों में हमलों की मनसूबाबंदी जो है वो कर रखी थी। सिटी डे काम के मुताबिक मजीद सिटी डे काम का मजीद ये भी बताना है कि रवां हफ्ते 314 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 47 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुर्रम मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बिलावल भुट्टो सरदारी का सुप्रीम कोर्ट से रुजू, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस को बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त दायर कर दी। फारूक नाइक के तवस्सुत से अदालत में मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई। भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक रेफरेंस 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। जुल्फ़िकार भुट्टो को कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुनाई गई थी। मौक़िफ़ में ये बताया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। जी तैयब बलोच, बताइएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस को बराह रास्त नशर करने के लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है और इस हवाले से उन्होंने फ़रूक अजनैक के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफरद दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुनाई गई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, लेकिन उनका नजरिया आज भी जिंदा है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार सदर जरदारी जिन्होंने ये रेफरेंस दायर किया था, उनके बेटे और भुट्टो शहीद के जो है वो नवासी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैद अवाम थे और अवाम उनके रेफरेंस को बराह रास्त देखने में दिलचस्पी रखते हैं। केस की समाअत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इजाजत दी जाए। तो ये दरख्वास्त जो है वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से दायर की गई है और कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच जो है वो इस मामले पर समाअत करेगा। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है उसने फैसला करना है कि आया इस अहम रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा है कि सियासतदानों को इतना नीचे नहीं जाना चाहिए कि उन पर लाडला बनने के इल्जामात लगे। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सिक्योरिटी को जवाब बनाकर इलेक्शन आगे नहीं ले जाना चाहिए। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनने से हमें कोई डर या खौफ नहीं। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ पहले दिन से है कि इलेक्शन होने चाहिए, पूरे टाइम पे होने चाहिए। इलेक्शन में आवाम को रोका नहीं जाए, वो फैसला करे कि किस जमात को वो हुकूमत देते हैं। सियासतदान भी नीचे इतना न जाएं कि उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे और लगे ये कि वो लाडले हैं या चॉइस किया जा रहा है या लेके आ रहे हैं या उनके कहने पे इलेक्शन पोस्टपोन होगी। इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के मैशियत बहुत तबाह हो गई है। एक सीट वाला भी कहता है मैं हुकूमत बनाऊँगा, एक सीट वाला, इनको हक पहुँचता है, बनाया था। पीपल्स पार्टी अभी तक अपना काम कर रही है, एक ही पार्टी जो पाकिस्तान में इलेक्शन मुहिम में चल रही है। पीपल्स पार्टी का वफद इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात करेगा। मुलाकात में पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों में आबादी के तनासुब पर एतराज़ है। पीपल्स पार्टी बर वक्त इलेक्शन पर भी जोर देगी। मुस्लिम लीग नून ने सिंध में सरगर्मियां तेज़ करने का फैसला कर लिया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ 18 दिसंबर को कराची जाएंगे। नून लीग ने सिंध भर में जलसों का ऐलान भी कर दिया। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी चेयरमैन पीटीआई की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर कर ली। सरकारी वकील का कहना था पीटीआई रहनुमाओं ने जानबूझकर एहतजाज कराया। बानी पीटीआई ने अवाम को वरगलाया और इश्तिआल पैदा करने की कोशिश की। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का फैसला, बानी चेयरमैन पीटीआई की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानतें मंजूर। पीटीआई रहनुमाओं पर इल्जाम था कि उन्होंने जानबूझकर एहतजाज कराया, आवाम को उकसाकर इश्तिआल दिलाया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद और पीटीआई वकला सरदार मसरूफ और खालिद यूसुफ अदालत में पेश हुए। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस्तफसार किया कि क्या शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई मौके पर मौजूद थे, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई मौके पर मौजूद नहीं थे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर ली। 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 13 और डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी हो सकती है। आलमी मंडी में भी पेट्रोल की कीमत में $5.5 फी बैरल कमी हुई।
महंगाई से मुतासरा अवाम के लिए अच्छी खबर। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में $5.49 फी बैरल कमी हो गई। 16 दिसंबर से मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 13 और डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। मुल्क में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 281 रुपए 34 पैसे जबकि डीजल की कीमत 289 रुपए 7 पैसे है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की मुमकिना कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला 15 दिसंबर को करेगी। आवाम की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। और अब बात करेंगे स्मॉग की। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मॉग का राज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। महकमा मौसमियात ने 15 दिसंबर से मुल्क में सर्दी में इजाफे की पेशगोई कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद, पेशावर और आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। मैदानी इलाकों में धुंध, पहाड़ों पर शदीद ठंड। पंजाब में इंतजामिया के तमाम तर इक़दामात के बावजूद स्मोक की शिद्दत में कमी न आ सकी। लाहौर में धुएं और गर्दो गुबार के बादल न छटे। आज आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में सुबह धुंध के बाइस हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे को मुख्तलिफ मुकामात पर बंद किया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी का राज बरकरार है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सवात, कालाम में पहाड़ों पर सफेदी छा गई। लह -10 के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। महकमा मौसमियात ने 15 दिसंबर से मुल्क भर में सर्दी में इजाफे की पेशगोई कर दी। कराची में भी सर्द हवाएं दाखिल होंगी। कम से कम दर्जे हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद, पेशावर और आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। लाहौर में स्मोक की बढ़ती सूरत हाल। लाहौर की हवा आलूदा तरीन करार। शहरी नाक, गला और सांस जैसे मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट लेते हैं अपनी नुमाइंदा फातिमा शराजी से। जी फातिमा। बिल्कुल, फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर आज दूसरे नंबर पर आया है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का 245 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि गुज़िश्ता रोज़ से बहुत ज़्यादा है। पंजाब हुकूमत ने डस्ट फ्री मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें लाहौर की 79 सड़कें ऐसी हैं जिसमें पानी का छिड़काव किया गया और ये जो प्रोसेस है वो 1 माह तक जारी रहेगा, जिससे स्मोग में काफ़ी हद तक कमी आएगी। इसके अलावा बारिश जब होगी उससे स्मोग में कमी आएगी, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। लिहाजा जब तक बारिश नहीं होगी उस वक्त तक स्मोग में कमी नहीं आ सकती। लिहाजा माहिरीन माहौलियात और माहिरीन डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो चाहिए शहरियों को कि वो फॉलो करें, क्योंकि नाक, कान, गला और सांस जैसी बीमारियों में लोग बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं। अस्पताल में खुसूसी तौर पर सांस के मूजी मर्ज के मरीज़ जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो लिहाजा शहरियों को चाहिए मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें और बिला बहुत शुक्रिया फातिमा शराजी आपका। रुख करेंगे मलका कौसार मरी का, जहां आज चमकती धूप निकली हुई है, लेकिन ठंडी हवाएं चलने के बायस मौसम सर्द हो चुका है, जबकि सयाह यहां के ठंडे मौसम और हसीन नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद से। जी आरिफ सईद। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कौसार मरी के तफरी मरकज़ माल रोड निगज़ार पार्क में, जहाँ इस वक्त यहाँ पर आज जो है चमकती धूप निकली हुई है, जिससे मौसम जो है ना वो खुशगवार तो हो गया, लेकिन यख बस्ता हवाएं जो हैं वो भी चल रही हैं, जिससे ठंड में भी इजाफा हो गया है। यहाँ पर कुछ सयाह आए हुए हैं मरी में, आइए उनसे पूछते हैं कि यहाँ के मौसम और नज़ारों को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। मौसम तो माशाल्लाह ठीक ही है, सर्द भी काफ़ी हो गया है। हवा की वजह से थोड़ी सी ना सर्दी ज़्यादा हो गई है। हालांकि रात जो थी ना वो काफ़ी ठंडी थी, लेकिन अभी मौसम जो है ना वो नॉर्मल है। और ज़ाहिर बात है इतनी दूर से आए हैं तो चहलकदमी तो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम लोग आगे गए हुए थे, अभी हम इधर स्टे किया है और इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि हम लोग आगे जाएंगे नारायण खान वाली साइड पे, फिर वहाँ पे देखेंगे कि सर्दी की क्या सूरत हाल है। जी आप क्या कहेंगे? हमने तो कश्मीर तक होके आए हैं, बहुत इंजॉय किया, तो रात को लेट हो गए थे, इधर स्टे किया, तो आगे अब जाएंगे, सिचुएशन देखेंगे क्या हाल है। जी सयाह कह रहे हैं, बता रहे हैं जी कि यहाँ पर हम आए हैं, मौसम इंतहाई खुशगवार है, अच्छा मौसम है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हमें इस कन्फ्यूजन से निकलना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से निकालने के लिए अपने माइंड को क्लियर रखना पड़ेगा कि वायलेंस का राइट सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करती है। किसी भी बुनियाद पर, किसी भी वजह से, किसी भी नाम पर किसी ने भी वायलेंस का रास्ता चुना है, उस हाथ को काटना पड़ेगा। उस हाथ को हमारे गरेबानों तक नहीं आने देना।
اور وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یونیفارم لوگوں کو دی ہے، اور یہ بڑے بڑے چوزن لوگ ہیں آپ لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چوز کیا گیا ہے کہ آپ آج پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست ہے، اس کے لیے جو قربانی آپ یونیفارم میں لوگ دے رہے ہیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوزن لوگ ہیں، اور اس پر آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ میں ایک بار پھر آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی فورسز کے ساتھ، کیونکہ یہ جنگ آپ نے اکیلے نہیں لڑنی ہے۔ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اس جنگ کو صرف ہم نے فورسز کی جنگ سمجھ لی ہے۔ یہ جنگ فورسز کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ پارلیمنٹ نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہماری جوڈیشری نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہمارے انٹلیکچوئلز نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہمارے میڈیا نے لڑنی ہے، یہ جنگ تمام ریاست کے جتنے پلرز ہیں، ریاست کے جتنے شہری ہیں، یہ جنگ ریاست پہ مسلط کی گئی ہے۔ جنگ فوج کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ جنگ پولیس کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ جنگ میری ریاست کے خلاف ہے۔ جب ریاست کے خلاف ہے تو پھر سب نے مل کے لڑنی ہے، اور ہم نے اس کنفیوژن سے باہر نکلنا ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے سی ڈی ڈی بلوچستان میں، جہاں پر سی ڈی ڈی بلوچستان کا کل ایک جوان بہادر افسر وہ شہید کیا گیا خوزدار میں، اس سے کچھ عرصہ پہلے اس کا ایک اور ایس ایچ او ساتھی شہید کیا گیا، دہشت گردوں نے شہید کیا۔ جہاں ان کو دہشت گردی کا چیلنج ہے، جہاں ان کو دہشت گرد مار رہے ہیں، وہاں پر ہماری معزز عدلیہ حکم دیتی ہے کہ ان پر ایف آئی آرز کیے جائیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ جنگ ہم کس طرح لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ جنگ بحیثیت ریاست لڑنی ہے تو ہمیں سب فلرز کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر کل سی ٹی ڈی کے آفیسرز پہ آپ ایف آئی آرز کاٹتے پھریں۔ اور دوسری طرف منظم سازش کے تحت آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ لوگ جو ہماری اسمبلیز میں بیٹھ کے ان دہشت گردوں کے لیے لیجٹیمیٹ وائسز بنے ہوئے ہیں، ہماری میڈیا میں لیجٹیمیٹ وائسز بنے ہوئے ہیں، ان تمام وائسز کا کچلنا بہت ضروری ہے۔ ریاست نے اگر اپنی جنگ جیتنی ہے تو اس کنفیوژن سے باہر آنا ہوگا، ہمیں اپنی سیکورٹی فورسز کو آن کرنا پڑے گا، اور ہم آن کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ کبھی ایسا محسوس نہ کیجیے گا کہ آپ اس چوک پہ تنہا کھڑے ہوں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے، اور یہ جنگ پاکستان نے جیتنی ہے، یہ جنگ پاکستان جیتے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک بار پھر عائد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ پھر یہ عائد صاحب کی جو کاوشیں ہم نے دیکھی وہاں پر، اور آپ کی پوری ٹیم کی، سب آپ قابل تحسین ہیں۔ آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے زیادہ ٹروپس کی ویلفیئر پہ جو ہے وہ فوکس رکھا ہے۔ میرے سے تو جب آپ کی ملاقات ہوئی ہے آپ نے ہمیشہ اپنے آفیسرز اور ٹروپس کی بات کی ہے، اپنی ذات کے حوالے سے آج تک انہوں نے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی اسلام آباد پولیس لائنز میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ آئندہ برس حج اخراجات میں مزید 6 ارب بچا لیے، وفاقی وزیر مذہبی امور انیک احمد کا انکشاف۔ فضائی کمپنیوں سے ٹکٹ کی رقم کم کرائی گئی، سینٹ کی قائمہ کمیٹی مذہبی امور کے اجلاس میں بریفنگ۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے علی شیر سے۔ جی علی شیر، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس جاری تھا جو ابھی ختم ہوا ہے، جس میں وفاقی وزیر مذہبی امور انیک احمد جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی کوششوں سے، منسٹری کی کوششوں سے 6 ارب روپے کی بچت کی گئی ہے، $150 ہر ٹکٹ کے اوپر بچائے گئے ہیں، جس سے $15 ملین کی بچت کی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ پی آئی اے اب تک جو ہے وہ کرائے کم نہیں کر رہا، جس پہ چیئرمین قائمہ کمیٹی مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ یہ پی آئی اے کی بدماشی ہے اور ہم اس پہ وزیر اعظم سے بات کریں گے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ سعودی ایئر لائن جو ہے وہ ہمارے حاجیوں کو ریلیکسیشن دے، یعنی کم ٹکٹ دے، جبکہ جو ہے وہ ہماری پی آئی اے جو ہے وہ اس پہ کمی نہ کرے۔ 1 لاکھ حج سستا ہونے کے باوجود پاکی وزیر نے کہا کہ حج درخواستوں میں کمی آ گئی ہے، وجہ اس کی جو ہے وہ مہنگائی اور غربت ہے، اس لیے ہم 10 روز کے لیے حج درخواستیں جو ہیں وہ مزید لینے کا سلسلہ بنا رہے ہیں، جو کہ امریکی آن لائن نیوز ادارے کا انکشاف۔ ہردیپ سنگھ کے قتل سے 2 ماہ قبل خفیہ میمو میں ٹھوس اقدامات کا حکم دیا تھا۔ بھارتی میمو میں کئی سکھوں کی فہرست دی گئی۔ بھارت مربوط کریک ڈاؤن اسکیم کے ساتھ سکھوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارت پر برطانوی شہری اوتار سنگھ کو زہر دینے کا بھی الزام ہے۔ اہم خبر دے رہے ہیں اس وقت آپ کو۔ ہردیپ کے قتل سے 2 ماہ قبل خفیہ میمو میں اقدامات کا حکم دیا تھا۔ امریکی آن لائن ادارے نے یہ انکشاف کیا ہے۔
اور اب آپ کو خبر دیں FBR اور IMF تکنیکی ٹیم میں مذاکرات. IMF کی ریٹیلر سمیت زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے کی سفارش. ریئل اسٹیٹ کے شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی سختی سے سفارش کی گئی ہے. تکنیکی ٹیم نے انکم ٹیکس قوانین میں بڑی تبدیلیاں لانے کی سفارش کی ہے. سروسز اور اشیاء پر سیلز ٹیکس کو ہم آہنگ کیا جائے. تکنیکی ٹیم کا یہ کہنا ہے FBR وفاقی اور صوبائی سطح پر ریئل اسٹیٹ کا ریٹ بڑھائے. IMF تکنیکی ٹیم کی صوبائی ٹیکس حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہمارے نمائندے عمر حیات خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. عمر، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، FBR اور IMF تکنیکی ٹیم کے درمیان جو ہے وہ 2 ہفتے تک مذاکرات جاری رہے، جس پر IMF کی جو سفارشات ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور IMF نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس لگانے کی جو ہے وہ سفارش کی ہے. اور اس ضمن میں FBR کو یہ کہا ہے کہ صوبوں اور وفاق دونوں آپس میں مل کر اس حوالے سے کام کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ریٹیلرز ہیں اور زرعی آمدن ہے، اس پر بھی ٹیکس لگانے کی سفارش سامنے آئی ہے. اور ریئل اسٹیٹ کے شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی سختی سے سفارش سامنے آئی ہے IMF تکنیکی ٹیم کی جانب سے. اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے حوالے سے جو ہے انکم ٹیکس قوانین میں بڑی تبدیلیاں لانے کی سفارش جو ہے وہ کی گئی ہے IMF تکنیکی ٹیم کی جانب سے. اور اسی کے ساتھ بول نیوز سے فی الحال مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.